नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ हैं संजय कुमार जी। बहुत दिनों के बाद हम दोनों साथ आए हैं, कारण ये है कि मैं नॉर्थ कोरिया किम जोंग के देश चला गया था और 10 दिनों तक दुनिया से कट गया था क्योंकि वहाँ इंटरनेट वगैरह चलता नहीं है, तो देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आपको अता-पता होता ही नहीं है। और लगातार आप किसी की निगहबानी में रहते हैं, तो बहुत हद तक आप वहाँ भी बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। एक दुनिया है जो अजीब-सी है, उसके बारे में भी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारा शूट करके आया हूँ और जब उसकी डॉक्यूमेंट्री बिहार चुनाव के निपट जाने के बाद लेकर के आऊँगा, तो बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम सब लोगों को असहज कर जाता है कि यार, ये कैसे होता है? तो दोनों बातें हैं और इन दोनों बातों को लेकर के हम जुड़ेंगे आपसे बिहार चुनाव के बाद। लेकिन अभी तो मामला बिहार चुनाव का है और बिहार चुनाव में महागठबंधन की बात करेंगे। क्योंकि सवाल जहाँ बड़ा होता है, पत्रकार कोशिश करता है कि उस सवाल का जवाब पहले ढूँढे और महागठबंधन में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन के दिन के खत्म हो जाने के बाद और दूसरे दौर के नामांकन की तारीख की मियाद लगभग खत्म होने वाली होगी, तब तक क्या महागठबंधन इसी तरह से कई तरह की उलझनों का शिकार रहेगा। कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, कई सीटों पर महागठबंधन के भीतर के ही 2 दलों के उम्मीदवार मैदान में दिखे। कहा ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है तो यह जो बेठीक है क्यों है? यह महागठबंधन महाडिले का शिकार क्यों है? कहाँ पेच है? कहाँ लफड़ा है? क्या बात नहीं बन पा रही है? सहयोगी दल एक गठबंधन के भीतर जिन शर्तों और नियमों के मुताबिक चलने चाहिए, महागठबंधन के भीतर क्या वैसा नहीं है? ऐसे तमाम सवालों पर आज मैं संजय से चर्चा करूँगा और बहुत दिनों के बाद बिहार के भीतर मैं भी घुसा हूँ। संजय जी, महागठबंधन और पहले दौर के चुनाव का पर्चा दाखिल हो चुका है। दूसरे दौर के लिए भी अब मियाद खत्म होने वाली है। ये लफड़ा क्यों है? दिक्कत कहाँ है? परेशानी कहाँ है? अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन का अभाव और भरोसे का अभाव साफ-साफ दिखता है। हुँ, छोटे लोगों की बात तो छोड़ दीजिए जो कि उम्मीदवार हैं किसी क्षेत्र विशेष के, वहां पर तो कोऑर्डिनेशन नहीं ही बन पाया। हुँ, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ भी राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जलगाँव में। उनके जी उनके खिलाफ भी राजद पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को उतारेगा। अब अच्छा। सुरेश पासवान जी कह रहे हैं मात्र एक दिन नामांकन में बचा हुआ है। सुरेश पासवान जो हैं कुटुंबा सीट है औरंगाबाद में। हुँ, सुरेश पासवान कहते हैं कि मैं तो नामांकन करूंगा, मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। हुँ, और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की नामांकन की भी अंतिम तिथि है, मतलब कल ये तिथि समाप्त हो जाएगी। हुँ, हुँ, और राजेश राम कह रहे हैं कि न दलित झुका है न झुकेगा। हुँ। भाई कुटुंबा का मतलब औरंगाबाद वाली सीट। हाँ, कुटुंबा औरंगाबाद में। हुँ, अब कल्पना कीजिए कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कोई गठबंधन कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अब हुँ, इसके बाद फिर चीजें क्या हो जाती है तो इसको समझा जा सकता है। हुँ, हुँ, 7-7 सीट पर ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर कांग्रेस आरजेडी के दोनों के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है। हुँ, कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है। बड़ा कभी-कभी आश्चर्य लगता है कि कौन सा गठबंधन बन रहा है भाई। हुँ, अब रितु जायसवाल जिनको लोकसभा में इन्होंने लड़वाया था राजद ने शिवहर से, हुँ, अब रितु जायसवाल कहीं और से लड़ना चाहती थी। वहां पर पुरगुए जी की बहू को टिकट दे दिया गया। हुँ, वो कह रही है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे लेकिन उसी सीट पर लड़ेंगे। हुँ, अब इस तरह का जो ये है कि क्या पार्टी के भीतर भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, गठबंधन के भीतर तो कोऑर्डिनेशन साफ-साफ नहीं दिख रहा है। अब शनिवार की रात हुँ, 48 सूची पहले कांग्रेस जारी कर दी थी हुँ, और आश्चर्य होगा कि राजद ने अभी तो कोई सूची जारी नहीं की है। वो सीधे सिंबल देती है, कहती है कि जाइए नॉमिनेशन कीजिए। ऐसा तो अच्छा। गठबंधन कोऑर्डिनेशन मैंने देखा है कि कांग्रेस की सूची जारी हो गई, उनके लोग चले गए नॉमिनेशन करने, हुँ, राजद ने सूची जारी नहीं की है। शनिवार की रात
फिर 5 लोगों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी कि भाई ये हमारे 5 और उम्मीदवार होंगे जो जाकर के नामांकन करेंगे। इसमें कि पूर्व सीएम केदार पांडे के बेटे हैं शाश्वत केदार पांडे, नरकटियागंज से उनको टिकट दिया गया है, गया शहर से मोहन श्रीवास्तव को दिया गया है, पूर्णिया से जितेंद्र यादव को दिया गया है, कस्बा से इरफान आलम को दिया गया है और किशनगंज से कमरुल होदा को टिकट मिल गया। अब हो सकता है कि आज फिर कोई सूची जारी हो जाए। तो कैसा गठबंधन है भाई जिसमें कांग्रेस सूची पर सूची जारी करते जा रही है, राजद ने अभी तक कोई सूची ही नहीं जारी की है और लड़ाई आर पार की है सीटों को लेकर के। आरजेडी कहती है कि मैं क्यों छोड़ूंगा, कांग्रेस कहती है कि हम क्यों छोड़ेंगे और उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष का ही मामला फंस गया। तो इंडिया अलायंस दरकता हुआ तो साफ दिख रहा है। संजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले दौर की पोलिंग जिन सीट्स पे होनी है, जिसका पर्चा दाखिल हुआ, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट दे दी कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, बाद में उसने एक और लिस्ट जारी कर दी। आरजेडी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की, उसने सीधे सिंबल दिया, बोला कि जाकर के लड़ो। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं और ये सुरफटोल इनके भीतर आपस में चल रहा है। यह जो कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार एनडीए की है बिहार में, उसको उखाड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा कर दी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर के लोगों का एक जमावड़ा खड़ा कर दिया, माहौल बदल दिया। जब लड़ाई का वक्त आ गया है, उसी समय आप अपने अपने रथ, अपने अपने सवार लेकर के चल पड़े हैं। लड़ाई जीतेंगे कैसे? तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, पब्लिक कंफ्यूज है कि आप अलायंस में लड़ रहे हैं या गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं, ये कंफ्यूजन। अब सीपीआई ने कांग्रेस की 3 सीटों पर बिहार शरीफ, रोसड़ा और राजापाकर पर प्रत्याशी उतार दिए कि भाई कांग्रेस के भी प्रत्याशी होंगे और सीपीआई के भी प्रत्याशी होंगे। राजद जो है वो कांग्रेस की लालगंज और वैशाली सीट पर प्रत्याशी उतार दी, कांग्रेस के भी वहां प्रत्याशी हैं और आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। राजगीर से पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, वहां इस बार माले ने प्रत्याशी उतार दिया है। तो ऐसा तो हमको समीकरण, वीआईपी ने राजद की तारापुर सीट से अपना उम्मीदवार दे दिया है कि राजद का उम्मीदवार भी तारापुर में है, वीआईपी का भी उम्मीदवार। कौन सा गठबंधन हो रहा है भाई? जहां सम्राट चौधरी को एनडीए ने उतारा है। हाँ, जहां पर तारापुर से एनडीए। यही तारापुर देख लीजिए कि वो जेडीयू का सिटिंग कैंडिडेट, और जेडीयू ने अपने आप को विड्रॉ किया। सम्राट चौधरी वहां चुनाव लड़ रहे हैं और जब नॉमिनेशन सम्राट चौधरी भर रहे थे तो जेडीयू का वह कैंडिडेट जो सिटिंग कैंडिडेट है वह भी उसमें शामिल है। कोऑर्डिनेशन देखिए जरा, अमित शाह उन तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जिन लोगों की नाराजगी टिकट ना मिल पाने के कारण है। नंदकिशोर यादव भी उसका एक मतलब प्रमाण है। तो अमित शाह, बीजेपी, एनडीए अपने आप के भीतर जो गिरह पेंच है उसको सुलझाने और सब कुछ ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं। और यहाँ आप कह रहे हैं कि सीपीआई कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ, सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस, अगर ऐसे चलता है तो फिर तो आप पिछली बार से भी कहीं खराब परफॉर्मेंस ना हो जाए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि आपको आपस में लड़नी है या आपको एनडीए से लड़नी है, कहीं ना कहीं तो किसी से लड़नी है। तो अगर आपस में आपको लड़नी है तो पहले आपस में लड़ लीजिए, अगर एनडीए से लड़नी है तो पहले एनडीए से लड़ लीजिए, कहीं ना कहीं किसी से तो लड़नी ही है ना। तो अगर इस तरह का कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता, जिस तरह की चीजें दिख रही है, तो मैं तो मानता हूं कि थोड़ी मुश्किल हो। मुझे एक बात बताइए, चर्चा इस बात की है, मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ? वो चुनाव लड़ने वाले थे, कहते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, आज भी रट लगाए पड़े हैं। उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे भाई चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ क्या हुआ? मुकेश सहनी का एक बयान पहले आया था कि भाई सारे चिकित्सक दिल्ली में हैं, इंडिया गठबंधन अस्वस्थ है, अब हम ट्रीटमेंट कराने दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कोलंबिया की यात्रा से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 13 तारीख को तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात नहीं होती है। मुकेश सहनी तो बजाते सर्जरी टेबल पर जाकर सो जाते हैं कि भाई वो डॉक्टर आएंगे और हमारी सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इंतजार करते करते सर्जरी टेबल से खुद उतर के टहलने लगे कि भाई अब तो आया ही नहीं तो अब सर्जरी करेगा कौन।
तो मुकेश सहनी की अलग तस्वीर है। अब कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी शिमला जा रहे हैं, फिर हरियाणा जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, राहुल गांधी गुवाहाटी जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी 20 मिनट के लिए इनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी से। कैसा कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है बात कि दिल्ली में तेजस्वी भी मौजूद हैं, बेचारे इंतजार कर करके मुकेश सहनी भी पहुंच गए कि बस वहां तो सब कुछ डॉक्टर जो है वो ठीक कर ही देंगे, जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि है वो सर्जरी से ठीक कर दी जाएगी। मुकेश सहनी टेबल पर से टहल करके चले आए। संजय जी, 1 मिनट के रोकूंगा, क्योंकि ये बार-बार चर्चा होती है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी को देश में कोई चैलेंज कर सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी की एक जो सच्चाई है, असलियत, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में इलेक्शंस हैं। बीजेपी कमर कस के मैदान में उतरी हुई है। एनडीए के भीतर तमाम दलों के बीच में सहयोग, समन्वय बना रहे, उसकी खातिर बीजेपी आलाकमान दिन-रात एक करके लगा हुआ है। राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर तब हैं और देश के भीतर भी उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जो बिहार से परे हैं। और बिहार के आपके गठबंधन के नेता दिल्ली में आकर के आपके जरिए समाधान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। काहे की नेतागिरी है? किस तरह से आप लड़ सकते हैं? आप बीजेपी के मुकाबले में 36 घंटे, 24 घंटे नहीं, मैं कहता 36 घंटे 365 दिन वाली पार्टी है। इस लोकतंत्र के भीतर जिन लोगों ने अपना दिन रात एक कर दिया है, वो कहीं कोई चूक छोड़ते नहीं हैं और आप अपना लगातार चूक छोड़े जा रहे हैं। जो चीज़ें आप अपने ज़रिए ठीक कर सकते हैं, उनके लिए भी आप संजीदा नहीं दिखते हैं। आपके भीतर कोई गंभीरता नहीं है। आपने इलेक्टोरल सिस्टम को, पूरे चुनाव को इतने हल्के में ले लिया है। 40 सीटें लोकसभा की आती हैं जिस राज्य से, जहां 243 विधानसभा की सीटें हैं, और पिछली बार 0.3% के मार्जिन से आपका गठबंधन सत्ता चूक गया था। वो 0.3% ओवरकम करके सत्ता में आने की सूरत बनती है। बिहार में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन चुनाव लड़के जीत सकता है, और आप उसके कोर एलिमेंट हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की राजनीति राजनीति को लेकर के राहुल गांधी की गंभीरता, सहयोगी दलों के साथ समन्वय को लेकर के उनकी अपनी चिंता, राहुल गांधी बिहार जैसे इंपॉर्टेंट राज्य में महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए कितने गंभीर हैं, इसकी स्थिति का अंदाजा आपको हो रहा होगा। राहुल गांधी को लेकर के अगर आप बड़े सपने पालते हैं, इसका मतलब कि राहुल गांधी के जितने भी सलाहकार हैं, उनको ज़मीनी समझ नहीं है, या फिर वो एनडीए बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन या विपक्ष को लगातार कमज़ोर करना चाहते हैं। आप दोनों बातें कह सकते हैं। जी। या तो सलाहकार दोयम दर्जे का है, या नेता ही उस लायक नहीं है कि वो मैदान में मुकाबले के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार कर सके, जीत सुनिश्चित कर सके। ये राहुल गांधी हैं। और संजय जी कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव से बात नहीं करते हैं। सबसे बड़े नेता हैं बिहार में आपके, जनाधार के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता रहे हैं। वीआईपी एक वोट बैंक उनके पास है, मुकेश सहनी के पास। वो इंतजार करते हैं, आप नहीं मिलते हैं। अब बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी अगर बिहार के चुनाव के प्रति गंभीर होते, बात बनती, बात नहीं बनती अलग पार्ट। मामला अलग है, ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन भाई बात तो करनी चाहिए थी। मुकेश सहनी के से बात करते, लेफ्ट की पार्टियों से बात करते, कांग्रेस से बात करते। मैं आपको और बता रहा हूं, 1:30 बजे रात तक मुकेश सहनी जी टहलते रहे। अंतिम दिन लगा कि अब बात नहीं बनेगी, तो दीपंकर भट्टाचार्य ने इंटरफेयर किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, एक आपके अलायंस पार्टनर को इस तरह से इग्नोर करना कहां से उचित है। कहा यहां तक जाता है कि तेजस्वी यादव ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, जो कभी मछली खाते थे साथ में और संतरा की तस्वीर वायरल करते थे हेलीकॉप्टर से। तब जाकर के 3 बजे भोर में मुकेश सहनी जी से बात हुई और उनको 15 सीटें थमा दी गई। अब वो 15 सीटें ऐसी थमाई गई जिसमें महागठबंधन जीता ही नहीं, कमजोर सीटें थमा दी गई। तो मुकेश सहनी लड़ करके क्या करते, हद हद पिटवाते। तब उन्होंने संतोष सहनी को तो ये को तो उनको दे करके और जा करके फिर कहे कि चलिए अब तो अलायंस में ही हमें कोई ना कोई तरह से कॉम्प्रोमाइज करना। भाई ऐसे तो समझौता नहीं होता। फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी किस बात की बनी,
आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 0.03% के मार्जिन को ओवरकम किया जा सकता है। भाई तो 12,000 वोट से आप हार गए थे, यही 12,000 के वोट से एनडीए जीत गई थी जो 5 साल सत्ता में रही। एनडीए सब मामले को सुलझा ले रही है, चिराग पासवान नाराज हो रहे हैं, उनको समझा दिया जा रहा है। नहीं, पूरे गठबंधन के भीतर संजय जी, जिस आदमी को जो जिम्मेदारी दी गई उसके लिए एक मियाद तय की गई कि भैया इस दिन के भीतर आपको यह काम निपटा लेना है, नहीं तो आप आला कमान के संपर्क में आएंगे। आला कमान फिर उस नेता से बात करेगा, लेकिन हमारे लिए कोई समस्या, कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए इस तारीख के बाद। और लोग लगे हुए हैं, वो समाधान निकाल रहे हैं, सब कुछ बेहतर हो जाए, तालमेल समन्वय ठीक रहे, भीतर नाराजगी जो है उसको दूर किया जा सके, इसके लिए दिन रात एक किए हुए लोग। और आप दिन रात एक करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप ना मिल करके, ना बात करके बनी बनाई बात को भी बिगाड़ चुके हैं। तो कहां से जीतेंगे? किस बात की चुनौती है ये? जुबानी जमा खर्च तो नहीं चलता ना, ख्याली पुलाव है कि हम हरा देंगे। कैसे हरा दीजिएगा? मैं 2 उदाहरण देता हूं। चिराग पासवान के हिस्से में जो सीटें दी गई, जेडीयू अड़ती है, कहती है कि नहीं उस सीट पर तो हम लड़ेंगे, वो तो मेरा सीटिंग है, हम वहां पर परफॉर्म करेंगे, हमारा ट्रेडिशनल सीट है। चिराग पासवान को बीजेपी समझा लेती है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते हैं, पूरी रात नित्यानंद राय उनको समझाते हैं और सुबह में उनको लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। चलिए अमित शाह जी से एक बार आप बात कर लीजिए। अमित शाह उनको आश्वस्त करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट कर देंगे, आप क्यों परेशान हैं, हमें कंपनसेट करनी है ना, हम पर भरोसा कीजिए। भाई रात भर जाग करके एनडीए के नेता पटना में, दिल्ली में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा ले रहे हैं। जीतन राम मांझी कभी कह रहे थे कि न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो दे दो तो मुझको 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। छोड़ दीजिए 15 ग्राम, पिछली बार उनको 7 मिला था, इस बार तो 6 ही दिया गया। और उसमें भी अमित शाह जी ने कहा कि 6 मिल गया है मांझी जी, केंद्र में मंत्री आप हैं, बेटा आपका बिहार में मंत्री है, थोड़ा ठीक ठाक ढंग से चीजों को समझिए और लड़िए चुनाव, आगे हम आपका ध्यान रखेंगे। मांझी जी मान जाते हैं, कहते हैं कि 6 ग्राम पर ही ठीक है। तो भाई एनडीए अपने अलायंस पार्टनर को समझा लेती है। आपका जो संवाद है ना, जहां भी समस्या है वहां संवाद है, उसको सुलझाने के लिए आखिरी समय तक प्रयास है। वहां तो समस्या है लेकिन न संवाद है न प्रयास है। तो फिर आप काहे को आस रखे हुए हैं कि हम ऐसा कर देंगे? आपका दावा खोखला है, आपकी उम्मीद बेमानी है, साथ लड़ने का जो आपका वो जो जो ऐलान है वह भी बेमतलब का है। आप काहे को लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? एक पार्टी अपने गठबंधन दलों को एकजुट करके, उनकी गोलबंदी तैयार करके पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई और अभी आप सीटों के बंटवारे को लेकर लगे पड़े हैं। आपके बीच बातचीत, संवाद की स्थिति नहीं बन पा रही है। आप समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं। आपस में सुरफटुगल चल रहा है। तो ये लोकतंत्र है ना, ये सारे मैसेजेस लोगों के बीच में जाते हैं, उसके आधार पर लोग अपना मन तैयार करते हैं, आपको वोट देते हैं, सीटें उसी के मुताबिक आती हैं। तो जो गुंजाइश आपके लिए पिछली बार थोड़ी-सी रह गई थी, उसको पूरा करके सत्ता तक पहुँचने के लिए आपकी कोशिश ज़्यादा संजीदा होनी चाहिए थी। आप ज़्यादा गंभीर और समन्वय के साथ दिखने चाहिए थे, उतरने चाहिए थे। आप पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक लड़खड़ाते, लुढ़कते-पुढ़कते आप दिख रहे हैं। काहे को जीतेंगे? ये सब बेमानी बातें हैं। फिर भी संजय जी, चूँकि जात के आधार पर हमारे यहाँ वोट चलता है और जाति ही बोलती है। महागठबंधन को लेकर के इन तमाम पेचीदगियों और सवालों के बाद भी आपको उम्मीद क्या है? मेरी अपनी समझ है, चूंकि आप इसको बखूबी समझते हैं कि भाई ठीक है, जातीय आधार पर ही एक सोशल इंजीनियरिंग की जाती है गठबंधन में, लेकिन जब अलायंस के पार्टनर के बीच में एक आपसी सामंजस्य का अभाव है, संवादहीनता है, तो क्या लगता है कि उस जाति का वोट अपने अलायंस के पार्टनर को ये ट्रांसफर करा लेंगे क्या? पहले तो जो इनके वोटर हैं, ठीक है, जिस जाति को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी इनका सामाजिक समीकरण है, क्या उसके वोट को ये ट्रांसफर करा लेंगे जब इतना एक दूसरे के प्रति अविश्वास है? अभी तक तो ये फ्रेंडली ही ना है भाई। अब मान लिया जाए कि विड्रॉवल का डेट है 22 तक, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो ठीक, नहीं विड्रॉ करते हैं तो माना जाए, सामने सामने, हाँ, नहीं तो सामने सामने लड़िए। तो इसमें तो वोटों का बंटवारा होगा,
कांग्रेस भी लड़ेगी, सीपीआई भी लड़ेगी, आरजेडी भी लड़ेगी, इनके उम्मीदवार भी जाकर के नॉमिनेशन कर दे रहे हैं कि चलिए हमें हमसे सीटें छीन ली गई तो हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। तो कास्ट फैक्टर है, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कास्ट फैक्टर उनके साथ भी है। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा वर्ग उनके साथ नहीं है। कुशवाहा वर्ग जो है एनडीए के साथ खड़ी नहीं है, अगर आपके साथ है तो अति पिछड़ा उनके साथ नहीं है, दलित उनके साथ नहीं है। जिस वोट बैंक की बात करते हैं उस वोट बैंक में कास्ट इक्वेशन में एक बड़ा समीकरण आरजेडी के साथ होता है, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम यादव का एक माई समीकरण इनका हो जाता है और 32-33% का एक आंकड़ा ले लेते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में भी कन्फ्रंटेशन है कि अगर आप उनके खिलाफ उम्मीदवार दिए हुए हैं, आपके खिलाफ वो उम्मीदवार दिए हुए हैं, तो वोटों का तो बंटवारा होगा। और हमने पहले भी आपसे बात की थी कि कई सीटें ऐसी रही, मतलब कि 11 से लेकर के 56 तक, जहां जीत और हार का आंकड़ा 1000 से लेकर के 5000 तक रहा। बताइए। वैसी स्थिति में जब आपसी सामंजस्य का अभाव है, जनसुराज कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा, जो भी उनके पॉकेट्स हैं, जो भी उनके उम्मीदवार हैं, वो कुछ वोट छिटकाने की वो कोशिश करेंगे। हालांकि अभी चीजें स्पष्ट नहीं है कि वो एनडीए की सीट को छिटकाएंगे, कमजोर करेंगे, कि इंडिया गठबंधन की सीट को कमजोर करेंगे, लेकिन आपका अलायंस का कोऑर्डिनेशन तो कमजोर दिख रहा है। मुकेश सहनी को सीटें थमा दी गई, कांग्रेस सूची जारी करती रही, आप मौन साधे रहे, आरजेडी ने कोई सूची जारी नहीं की, सीधे सिंबल बांटना शुरू किया। ये पहली बार हम महागठबंधन में जितने दिनों से राजनीति को समझ रहे हैं, ये तो मैं देख रहा हूं कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। 3 बार मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके स्थगित किया और चौथी बार रद्द कर दिया। न कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई साझा संवाद, न कोई साझा लिस्ट। भाई कैसा गठबंधन का चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, मैदान में जाइए, और ठीक है बिहार में जातियां बोलती हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातियों को भी तो कम से कम साफ सुथरा मैसेज नहीं, वो साथ है, समन्वय, समझदारी, सामंजस्य, ये तो गठबंधन के बुनियादी नियम है। इन शर्तों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी जो बुनियादी है, पहली है, वही नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से आप बीजेपी जैसी पार्टी को या उसकी अगुवाई में चलने वाले एनडीए को नहीं हरा सकते हैं। ये आप एक तरीके से ख्याली पुलाव है, पकाते रहिए, खाते रहिए जितना मन करे, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। और संजय जी, हम दोनों फिर मिलेंगे। एक शेर है कि जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। तो ये महागठबंधन के साथ दिक्कत यही है, कोई वादा निभाना हो, किसी को वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देते हैं ये लोग, और देरी बहुत महंगी पड़ती है, खास करके उस पार्टी के खिलाफ जो 24 घंटे चौकस है, मुस्तैद है। तो मैं और संजय जी फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के। तब तक हम दोनों को दीजिए विदा। आप लोग नमस्कार।